हाँ जी, आप लोग बताइए क्या इसका आंसर होगा? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, हाँ वो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके आँखों व आपके मोस्टली जो लंग्स हैं उसमें इरिटेशन करता है, और अम्ल वर्षा का कॉज भी यानी कि एसिड रेन का कॉज भी आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ही है। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर होगा। पर्टिकुलेट मैटर, ओके, पर्टिकुलेट मैटर भी आपका आइज में इरिटेशन करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन करता है। एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अर्बन एरियाज लिखा है। अर्बन एरियाज में हो सकता है यहाँ पे जो आपकी सरफेस ओजोन है वो भी आपके आईज में इरिटेशन करती है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी उसकी वजह से इरिटेशन होती है। लेकिन मोस्टली आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा सरफेस ओजोन। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आपका पर्टिकुलेट मैटर भी आईज में प्रॉब्लम करता है, और पर्टिकुलेट मैटर ज्यादातर जो हमारी लंग्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम करता है। लेकिन ये आपका अर्बन एरियाज पूछा है, अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाके। तो शहरी इलाकों में आपकी सरफेस ओजोन ज्यादा होती है, क्योंकि सरफेस ओजोन का जो मेन एक जिससे निकलती है सरफेस ओजोन वो है हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी मैंने कहा था जहाँ पे पेट्रोल या फिर डीजल यूज होगा वहां पे नाइट्रोजन और ज्यादातर सल्फर वहां पे रिलीज होगी। तो ये चारों ऑप्शन इसमें से अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ दें तो तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हमारी आईज को इरिटेट करते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन क्योंकि बात अर्बन एरियाज की गई है तो यहाँ पे आंसर होगा सरफेस ओजोन, क्योंकि अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाकों में इन तीनों में यही सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। क्लियर हुआ? यस सर। सर ये काफी सर बट जो कंफ्यूजिंग अर्बन क्वेश्चन था। सर बट अर्बन एरियाज में तो यूजुअली मतलब यही डिफरेंस होता है ना कि अर्बन और रूरल एरियाज में कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब व्हीकल्स वगैरह चलते हैं जैसे कि कार मोटर बाइक्स वगैरह। हाँ जी। तो सर तो उसके रीजन तो ऑक्साइड नाइट्रोजन होगा, तो फिर हम मतलब इसको क्यों ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं? जो आपका उसके वजह से सरफेस ओजोन का ये हुआ है ना, तो मेन कारण वही होगा सरफेस ओजोन। हाँ जी, और जो जैसे आपने कहा कि गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां मेजर कॉज होती हैं सल्फर की। अगर यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ सल्फर रहता तो हम उसे कंसीडर कर सकते थे। गाड़ियां एक तरह से सल्फर के ज्यादा रिलीज करती हैं गाड़ियां। जब हमने भारत नॉर्म्स पढ़ा था उसमें भी सल्फर का लेवल दिया हुआ था कि सल्फर इससे कम होना चाहिए, ये सारी चीजें। जो आपका नाइट्रोजन है वो भी गाड़ियों से निकलता है लेकिन ओजोन के कंपैरिजन में कम। सरफेस ओजोन का मेन सोर्स ही आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। बाकी जैसे अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज रहता तो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज में आपका कोल ज्यादा यूज होता है, पेट्रोल और जो नेचुरल गैस है वो इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होती है, तो वहां पे हम नाइट्रोजन को कंसीडर कर सकते थे। अगर यही बात आपके विलेजेस में रहती तो इसका आंसर पर्टिकुलेट मैटर आ जाता, क्योंकि विलेजेस में जो भी हम लकड़ियां जलाते हैं उनसे पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं, और जो भी पराली वगैरह दिल्ली में जो पर्टिकुलेट मैटर इतना बढ़ जाता है उसका रीजन है जो पंजाब वगैरह में पराली जलती है। तो अगर विलेजेस वगैरह आएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर पर्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, तो इस तरह की आपने छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। मोस्टली जितने भी आपके एक बार आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाती है, उसका जो मेन सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल के जलने से रिलीज होता है। और वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहता है इनका हमारी बॉडी में, लेकिन ये हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती हैं। जो आपके सल्फर के ऑक्साइड रहेंगे, सल्फर के ऑक्साइड ज्यादातर निकलते हैं आपके
थर्मल पावर प्लांट से, और दूसरा मैंने आपको बताया था जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और वो मेनली कॉज करती है आपके रेस्पिरेटरी डिजीज। और एक हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था, सल्फर से कौन सी फिनोमिना होती है? वो एसिड रेन। हाँ जी, एसिड रेन। हाँ जी। अब ये जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये भी आपके इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, और आपके ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उनसे निकलती है ये गैस। ये भी आपके ये आंखों और आपके आंखों में इरिटेशन करती है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करती है, और साथ ही साथ एसिड रेन की भी ये इम्पोर्टेंट गैस है। तो ये कुछ एक मेन आपके पॉल्यूटेंट्स हो गए एंड बॉडी पे उनका इफेक्ट। लगभग लगभग सबका इफेक्ट सेम होता है। आपने देखना है कि कौन सा एरिया आपको दिया हुआ है एंड उसके बाद कौन सा सिम्टम आपको दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया? सबसे बड़ा सोर्स यानी कि स्रोत कौन है वाटर पॉल्यूशन का? अनट्रीटेड सीवेज। सीवेज यानी कि जो मानव अपशिष्ट है, अगर उसको बिना साफ किए, बिना उसको ट्रीट किए हम सीधे नदियों में छोड़ देते हैं तो उसे अनट्रीटेड सीवेज कहते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ यानी कि जो आपका आप कीटनाशकों का यूज करते हो वो मिट्टी में से होता हुआ नदियों तक पहुंच जाता है, उसे एग्रीकल्चर रन ऑफ कहते हैं। अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि जो आपके छोटे छोटे उद्योग बने हुए होते हैं नदियों के किनारे। नेक्स्ट है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आपकी धार्मिक कर्मकांड। तो क्या आएगा इसमें से? तो थर्ड आएगा सर शायद। थर्ड वाला थर्ड है, अनरेगुलेटेड स्मॉल इंडस्ट्रीज। सर थर्ड लग रहा है। आप लोगों से मैंने बात की थी मेरा सर फर्स्ट। हाँ जी, तो सेकंड। नमामि गंगे परियोजना के बारे में हमने बात की थी ना करंट अफेयर में। हाँ सर की थी। जब हमने अर्थ गंगा पढ़ा था वहीं पे मैंने आपको नमामि गंगे के बारे में बताया था। तो नमामि गंगे में सबसे ज्यादा कौन सी चीज हुई है? जो आपका सीवेज है उसको, उसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है सारे शहरों में, ताकि नदियों में जो सीवेज है उसको ट्रीट करके छोड़ा जाए। तो जो पहला, और वो क्यों किया गया? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो होता है अनट्रीटेड सीवेज से, यानी कि जितने भी शहर में लोग रह रहे हैं उनका जो अपशिष्ट है वो डेली नदियों में छोड़ा जाता है। जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा इनकी संख्या नहीं होती है, लेकिन जो आपका सीवेज है वो डेली ही बहुत बड़ी संख्या में रोज नदियों में छोड़ा जा रहा है, और सबसे बड़ा सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का इंडिया में। ओके, तीसरा बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2030 2030 सेकेंड ऑप्शन। हाँ जी, एंड इसे हम एजेंडा 2030 भी कहते हैं। ठीक है, आप में से कोई अब 17 सतत विकास लक्ष्यों का नाम बता सकते हो? सस्टेनेबल गोल्स 25 सितंबर। हाँ जी, 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके आपने नाम याद किए हैं। देखिए, उनका शॉर्ट में आपको नाम याद होना चाहिए। अगर उनका नाम याद नहीं है, एटलीस्ट 7वें नंबर का आपका सतत विकास लक्ष्य है जो कि ऊर्जा की बात करता है। सिमिलरली 14वें नंबर का आपका सतत विकास लक्ष्य है जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करता है। 15वें नंबर का आपका सतत विकास लक्ष्य है जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करता है। और इसके अलावा आपके शायद से 6वें नंबर का लक्ष्य है जो कि आपका जल और स्वच्छता की बात करता है। तो ये सारे एटलीस्ट, हाँ जी, ये सारे आप, हाँ जी सर आपने बोला था ना कि 7th 12th 13th 14th 15th ये सब 5 कर लेना, सिर्फ इतने ही याद है।
हाँ जी, तो एटलीस्ट आपको ये सारे याद होने चाहिए। बाकी आप क्या कर सकते हो, जो 5 आपने याद किए हैं आप उनके एक आगे और एक पीछे ऐसे करके थोड़ा सा सिक्वेंसिंग में याद कर सकते हो। पर अगर आपको ये 5 भी याद हैं तो मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड यही आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। सर एक बार फिर से वो 5 बता देना, मेरे 4 ही लिखे। 5 अभी मुझे नहीं पता मैंने कौन सी लिखा है। सेवेंथ हाँ मैं जी, बोलूँ, सेवेंथ, 12th, 13, 14 एंड 15। हाँ जी, 7th आपका 7th है एनर्जी से रिलेटेड, अभी आप लोग याद कर सकते हो। दूसरा आपने क्या बोला? 12th। 12th आपका रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, कंजम्पशन से, एंड कैसे हम चीजों को कंज्यूम करें, कैसे हम चीजों को प्रोड्यूस करें। 13 है आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। 14 है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड, एंड 15 है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड। एटलीस्ट ये 5 तो आपको याद होने चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे के पूरे 17 याद कर लीजिए, पर ये 5 तो होने ही चाहिए आपको याद। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन वाला ये क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर, ये अभी हाँ, हुई है ना क्लास स्टार्ट? हाँ जी, ये इस क्लास स्टार्ट अभी हुई है ना? ये क्लास हाँ लगभग 10-15 मिनट हो गए। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, अभी थर्ड ही चल रहा है ना क्वेश्चन? हाँ, थर्ड हाँ जी, क्वेश्चन है अभी। ओके, थैंक यू। ठीक है। कंजर्विंग अवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। जो सॉइल है उसको कंजर्व करना क्रिटिकल है, यानी कि जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। उसका रीजन दिया हुआ है कि सॉइल जो है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है और उसमें मिनरल्स होते हैं। तो दोनों में सेकंड है से सर, दोनों सही हैं, और दूसरी वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले की। कौन सा इसका सही होगा? सेकंड सर, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नो, सेकंड सर, सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट है सर। करेक्ट वो है एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सॉइल को हमें कंजर्व करना जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। पॉल्यूटेड सॉइल में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूटेड सॉइल में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे या फिर पॉल्यूटेड सॉइल्स में आपके मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। उसे हमने क्यों कंजर्व करना है? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें वहीं से हमें फूड मिलेगा, ये बेसिक रीजन है। यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कोई पॉल्यूटेड सॉइल होती है वहां पे भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, इस तरीके से कुछ लिखा रहता तो हम कंसीडर करते। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पॉल्यूटेड सॉइल में भी होते हैं और मिनरल आपकी पॉल्यूटेड सॉइल में भी होती है। सॉइल रिसोर्स को कंजर्व करने का मतलब क्या है? मिट्टी खत्म थोड़ी ना हो रही है, मिट्टी पॉल्यूट हो रही है। पानी भी खत्म नहीं हो रहा है, पानी भी पॉल्यूटेड हो रहा है। तो आपका पॉल्यूशन होने से क्यों बचाना है, उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर उसमें मिनरल्स हैं। ये दोनों चीजें तो पॉल्यूटेड सॉइल में भी रहेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2, बोथ ए एंड आर करेक्ट। बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। हाँ जी। ये जो आपके रूरल होम्स होते हैं यानी कि गांवों में, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे रिलीज होती है? सबसे पहला है अनवेंटेड गैस स्टोव्स, यानी कि अनवेंटेड गैस स्टोव्स में आपके एक तरह से अनरेगुलराइज्ड गैस स्टोव्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है वुड स्टोव्स, केरोसिन हीटर्स। तो कौन से 3 आपके इसमें आपका इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सी ओनली। हाँ जी, बी सी बी एंड सी, सेकंड ऑप्शन बी एंड सी। हाँ जी। तो अगर हम बात करें, अगर आप बात करो शहरी इलाकों की, तो वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या सोर्स रहेगा?
फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, व्हीकल, हाँ जी, वहाँ के ऑटोमोबाइल व्हीकल और थर्मल पावर प्लांट। लेकिन अगर हम गांव की बात करें तो गांव में मोस्टली आपका ए एंड सी है सर। हाँ जी, तो इसका आपका तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। आपके ए बी एंड सी। अनवेंटेड गैस स्टोव्स यानी कि जिनमें वेंटिलेशन नहीं होती है, अनरेगुलराइज्ड जो गैस स्टोव्स होते हैं वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं। और वुड से भी आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है। एंड केरोसिन हीटर से तो होगी होगी, क्योंकि केरोसिन भी आपका एक तरीके का फॉसिल फ्यूल ही है। तो इसमें तीनों के तीनों आ जाएंगे, इन्वेंटेड गैस स्टोव्स, वुड स्टोव्स एंड केरोसिन हीटर्स। ये तीनों के तीनों आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये जितने आप क्वेश्चन करोगे इनमें ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि कहाँ पे से रिलीज होगी, इसीलिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन करना और जरूरी होता है। अभी हम जितने क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा। लगभग इसमें 60 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। एक बार आप लोग बाकी सबको देख लोगे। सर जैसे आपने अभी बताया था कि रूरल एरियाज में सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मेन क्या है? सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके रूरल एरियाज में तीनों ही मतलब नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड को। अनवेंटेड गैस स्टोव्स, वुड स्टोव्स और केरोसिन हीटर्स, ये तीनों ही नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। और आपके अर्बन एरियाज में आपका जो आपकी जितनी गाड़ियां चलती हैं, और दूसरा थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस? ओजोन ना, पेस्टिसाइड। लेड लेड ए सर पेस्टिसाइड। लेड सर लेट से थर्ड होगा। थर्ड। चलिए, इसका आंसर लेड से भी कैंसर होता है, लेकिन इसका आंसर जो यूजीसी ने दिया था वो था पेस्टिसाइड। मरकरी एंड लेड। अब लेड का जो मेन इफेक्ट होता है, मरकरी और लेड, इनका आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों ही नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं। ओजोन का हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम और आईज में इरिटेशन कर रही थी। लेड और मरकरी ये दोनों ही आपके नर्वस सिस्टम को, यानी कि जो आपका केंद्रीय स्नायु तंत्र है, उसको टारगेट करती है। और मरकरी की अधिकता से, जब मरकरी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में चले जाता है, उसकी वजह से एक डिजीज भी होता है जिसे हम मियान माटा डिजीज कहते हैं। ये जापान में बहुत ज्यादा फैला था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो कैंसर का मेन कॉज है वो है पेस्टिसाइड, जो कि यूजीसी ने इसका आंसर दिया था। पेस्टिसाइड्स यानी कि खेतों में हम जितने यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, अगर बार बार उनके संपर्क में हम आ रहे हैं तो कैंसर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कैंसर वाले जीन को एक्टिवेट कर देती हैं। मरकरी और लेड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सर ये रिलेटेड। बहुत हाँ जी, ट्रिकी कर देते हैं ना क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी कर देते हैं सर, सब आंसर सही लगते हैं। हाँ जी, इसीलिए इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पे आप पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपके 5 के 5 सही हो जाएंगे। आप 3 या 4 टारगेट कर सकते हो। आपका हायर एजुकेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कैसे वो चेंज करके दे दें, हम कुछ कह नहीं सकते। सर आपने क्या बताया, ये मरकरी और लेड नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और ओजोन रेस्पिरेशन को? रेस्पिरेशन और आइज। ओके, अब यहाँ पे 2 और स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स
do no necessarily help in checking environmental degradation। ये कह रहा है कि जो आपका पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल है, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो भी हम मेजर्स अपना रहे हैं वो इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को उसमें इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन में कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता है। और इसका रीजन दिया है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम एकदम से कुछ कह नहीं सकते। और समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन? सर और बताइए ना, समझ नहीं आया। हाँ जी, क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम जो भी मेजर अपना रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम जो भी चीजें कर रहे हैं उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बंद हो जाए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बाद। दूसरा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। तो आपको इमोशनली इसका आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा लॉजिकली आंसर देना है। आप पिछले कुछ दशकों को, पिछले कुछ डिकेड को आप लोग कंसीडर कर सकते हो। दोनों करेक्ट होंगे सर। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जी, दोनों करेक्ट है। यस सर, दूसरे पहले का सही एक्सप्लेनेशन है सर। हाँ सर। बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऐसा लग रहा है। आपने बोला हाँ ना जी, बिल्कुल। इमोशनली नहीं देना, क्योंकि सर पहले इमोशनली सोच रही थी, अब नहीं सोचा। हाँ जी, पहले इन जनरल आप लोगों को पहली बार में थॉट आएगा कि हाँ, जैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। लेकिन एक कोट है, शायद ये महात्मा गांधी जी का कोट है कि अर्थ के पास सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक भी आदमी का लालच पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो जो पॉपुलेशन है, पिछले कुछ सालों में पॉपुलेशन तो स्टार्टिंग से ही बढ़ रही है। आपका 1800 ईस्वी थी, उसके बाद 1900 में पॉपुलेशन बढ़ी, 2000 में और पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पॉल्यूशन की अगर हम बात करें या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की हम बात करें तो वो लास्ट के 10, 20, 30 सालों में ज्यादा हुआ है। उसके पीछे का रीजन हम एकदम से पॉपुलेशन को नहीं कह सकते हैं। उसके पीछे का रीजन है कि एकदम से टेक्नोलॉजी आई, एकदम से हमने डेवलपमेंट करना चाहा, तो वो उसके पीछे ज्यादा रीजन है। पॉपुलेशन की वजह से हाँ इन्वायरमेंट को फर्क पड़ रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसी की वजह से है। तो इसका आंसर होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर जो हम अपना रहे हैं, इससे हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, हमें तो बेनिफिट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन चल रहा है वो बंद हो जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। जैसे आपका जर्मनी आ जाता है, जर्मनी की पॉपुलेशन कितनी कम है, लेकिन तीसरे या चौथे नंबर पे है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ आया सभी लोगों को? यस सर सर, ये पॉइंट याद रहे कि इसको इमोशनली कनेक्ट नहीं करना दोनों स्टेटमेंट्स को, जो भी ऐसे होंगे, है ना? हाँ जी, आपको थोड़ा अपना दिमाग लॉजिक नहीं चलाना। सोचना है। सर ये क्यों बोल रहे हैं इसमें कि ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, मतलब लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ और रिलेशन? कॉम्प्लेक्स रिलेशन का मतलब है कुछ रिलेशन डायरेक्ट होते हैं ना, डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, जैसे कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक चीज अगर घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी, या फिर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। ये होते हैं सिंपल रिलेशन। कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशन कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हम कह नहीं सकते हैं कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम होगा, या फिर हो सकता है बढ़ भी जाए। पॉपुलेशन कम रहेगी तो ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, तो इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके सर। हाँ जी, ठीक है।
और नीचे कुछ आपकी फिनोमिना यानी कि घटनाएं दी हुई हैं। इनमें से कौन एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक घटना नहीं है, प्राकृतिक हजार्ड नहीं है? वाइल्ड फायर यानी कि वनाग्नि, लाइटनिंग जो आपकी बिजली गिरती है, लैंडस्लाइड, और चौथा है केमिकल कंटामिनेशन। केमिकल कंटामिनेशन। हाँ जी, फोर्थ फोर्थ हाँ जी, ये तो आप सारे के सारे कर लोगे। केमिकल कंटामिनेशन क्या होता है? केमिकल कंटामिनेशन हमने बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा था। तो बायोमैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जो हम कृषि करते हैं उसमें जो पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड हम खेत में डालते हैं वो रिसते हुए पानी में चले जाते हैं या फिर मिट्टी को भी वो कंटेमिनेट कर देते हैं। तो उसी को हम केमिकल कंटामिनेशन कहते हैं। बाद में वही केमिकल हम फलों के रूप में फिर उसी को हम खाते हैं। तो ये पूरा का पूरा केमिकल कंटेमिनेशन है, जो कि एक आर्टिफिशियल हजार्ड है, मैन मेड प्रॉब्लम है। बाकी ये जो तीन यहाँ पे दिख रहे हैं ये नेचुरल हजार्ड है। ठीक है, ये आपका एक नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक एक टारगेट बनाया है कि 2030 तक हम इतनी रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल कर देंगे। तो इसका आंसर है 350 गीगावाट। ये आप लोग नोट भी कर सकते हो। नेशनल क्लाइमेट चेंज जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया था कि हमें 2030 तक 350 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को स्थापित करना है, इंस्टॉल करना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रो की फॉर्म में हो सकता है, सोलर की फॉर्म में हो सकता है, विंड की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगला है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि एक आदमी कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो इसका आंसर है सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, तो ये भी आपको याद रख लेना है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज्यादा है रशिया का, फिर है चाइना का, उसके बाद है ब्राजील और फिर है इंडिया का। इंडिया का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि इंडिया के जो स्पेशली जो मिडिल क्लास या फिर जो अपर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है वो बहुत, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पानी की तरह एनर्जी को यूज करते हैं। तो उसकी वजह से इंडिया का भी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है। और दूसरा, ये सारे के सारे आपके ऐसे देश हैं जो कि अभी ज्यादा विकसित हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले रशिया, चाइना, ब्राजील और इंडिया। ओके, पर कैपिटा वाटर यूज किसका मैक्सिमम है? होगा सर। हाँ, इसका आंसर है आपका यूरोपियन यूनियन। तो अब इसे तो हम पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, तो ये हम जितना पढ़ लें उतना ही एटलीस्ट हमें याद रखने का ट्राई करना है। यूरोपियन यूनियन का पर कैपिटा वाटर यूज मैक्सिमम है। उसके बाद अगर हम इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात करें कि जो पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है उसमें इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो लगभग लगभग 6% का कंट्रीब्यूशन हमारा है। यानी कि अगर 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है पूरी दुनिया, तो हर 100 ग्राम में से 6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन हमारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नीचे कुछ एक कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, इसमें से आपको रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का बताना है। हाँ जी सर, जैसे आपने वो रशिया चाइना वाला बोला था, मतलब कहने का इंडिया जो है वो सबसे कम मतलब एनर्जी कंजम्पशन कर रही है इन चारों में। इन चारों के साथ। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बता सकते हो आप लोग इसमें से?
कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? रिन्यूएबल मैंने आपको बताया था, जो कि जल्दी जल्दी फिर से रिन्यू हो सकते हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, बार बार बन रहे हैं। Oil, forests and tides. ऑयल, फॉरेस्ट एंड टाइड्स। यस ऑल फॉर सर फर्स्ट होगा क्या? ठीक है, ये ऑयल, फॉरेस्ट एंड टाइड्स तो आपको ऑयल देख के ही एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि ऑयल किस में आता है? फॉसिल फ्यूल में आता है। फॉसिल फ्यूल आपके रिन्यूएबल सोर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे हजारों सालों के बाद बनते हैं और सीमित मात्रा में है। फर्स्ट में आपका नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस को, हाँ जी, थर्ड होगा सर। थर्ड। हाँ जी, जो आपका थर्ड होगा वो थर्ड होगा, फिशेस, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर। ये तीनों ही आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो इस तरह से एलिमिनेट कर करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये हमने पढ़ा था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ है उसमें कौन सा पॉल्यूटेंट नहीं है? ठीक है, पहले आप लोग ये बताइए कितने पॉल्यूटेंट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स में बताए गए हैं? आपका 2014 में एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ था, एंड उसमें कितने पॉल्यूटेंट्स बताए गए थे? और 8। हाँ जी, उसमें आपके 8 पॉल्यूटेंट्स बताए थे, उनका आपको नाम याद होना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से कौन नहीं था? इसमें से आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नीचे कुछ फैक्टर लिखे हुए हैं, कौन कौन से फैक्टर जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज पता है आप लोगों को? मानव जनित गतिविधियां। तो मानव जनित गतिविधियों का इन्वायरमेंट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो वो प्रभाव कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार फिर से बताइए। हाँ जी, मैं रिपीट करूं फिर से? यस सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपका है कि जो आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, यानी कि मानव जनित गतिविधियों का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? पहला है पॉपुलेशन, एफ्लुएंस पर पर्सन, यानी कि एफ्लुएंस पर पर्सन का मतलब है कि एक आदमी कितना प्रभावित कर रहा है इन्वायरमेंट को, और उसके बाद है लैंड अवेलेबल पर पर्सन के पास कितनी जमीन अवेलेबल है। दूसरा है पॉपुलेशन, एफ्लुएंस पर पर्सन, यानी कि एक आदमी कितना प्रभावित कर रहा है इन्वायरमेंट को, और कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं संसाधनों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आपका वायुमंडल की कंडीशन, पॉपुलेशन और आपका फॉरेस्ट कवर, कितना फॉरेस्ट है, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट कवर एंड लैंड अवेलेबल पर पर्सन। आप लोग इसे समझने का ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर सेकंड हाँ जी, आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, क्योंकि अगर हमने पर पर्सन एफ्लुएंस की बात कर ली कि एक आदमी कितना प्रभावित कर रहा है, तो उसके पास कितनी भी जमीन अवेलेबल हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था
कि पॉपुलेशन तो बहुत पहले से बढ़ती आ रही है, लेकिन लास्ट के 20-30 सालों में हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। इसकी वजह से जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा प्रभावित कर रही हैं पर्यावरण को। समझ में आया? सर एक बार दिखाइए ना थोड़ा सा। सर क्वेश्चन एक बार पूरा दोबारा दिखा। हाँ जी। तो ये तीन आपकी इन तीन चीजों से ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपकी पॉपुलेशन पर पर्सन कितना अफेक्ट आ रहा है पर्यावरण के ऊपर, और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, संसाधनों का दोहन करने के लिए। यही तीन चीजें आपका, इन तीन चीजों पे ही ये डिपेंड रहेगा कि कितना प्रभाव पड़ रहा है मानव जनित गतिविधियों का। ठीक है, आपको पहली लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट को मैच करना है। आप में से किसी का ये क्वेश्चन भी था कि ये वाले क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड, ये जो अलग अलग हम डे सेलिब्रेट करते हैं, इसमें से मैंने आपको वर्ल्ड ओजोन डे बताया है। सर बी है ऑप्शन। हाँ जी, सर बी। बी फॉर बॉल। बी ऑप्शन है। बी हाँ ऑप्शन। जी, आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। जस्ट आपको अगर मैंने आपको बताया था कि जब आपकी कौन सी प्रोटोकॉल हुई थी ओजोन के लिए? सर मॉन्ट्रियल। हाँ जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपकी ओजोन के लिए हुई थी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपकी 16 सितंबर 1987 में आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी। तो अगर आपको ये भी अगर याद रहता तो आप इसका बी सही आंसर आप बता सकते थे। इसमें आपका जो वर्ल्ड का हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल आ गया। इसके अलावा आपका जो पॉपुलेशन डे है वो 1 जुलाई को आ गया। बाकी आपको ओजोन डे का पता है 16 सितंबर, और आपका जो एड्स डे है वो 1 दिसंबर। सर और वाटर डे भी होता है ना, वर्ल्ड वाटर डे? हाँ, वर्ल्ड वाटर डे होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। वर्ल्ड वाटर डे 1 मिनट में भी शायद, 22 मार्च। हाँ जी, वर्ल्ड वाटर डे 5 मार्च को होता है। नहीं सर, 22 मार्च। 22 मार्च। तो मैं कुछ एक आपको डे बताता हूँ, वो आप लोगों को याद कर लेने हैं, लिख लीजिए। सबसे पहले वाटर डे, इसके अलावा अर्थ डे जिसे हम पृथ्वी दिवस कहते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट डे, के बाद आपका बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को। तो ये आपको याद रखना है। सर और और तो बताइए, और सब तो बताइए, वाटर डे वगैरह। वाटर डे वगैरह इनकी डेट मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको ओके, बता मैं दूं देख कि इसमें से आ सकता है क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी डे। सर ये क्वेश्चन का ये इस डेज जो डे हैं वो आपने जो डेट बताई है एक बार रिपीट कर दीजिए। ये क्वेश्चन का तो आप यहाँ पे से देख सकते हो। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन सही है। तो बी में आप देख सकते हो ए चौथे उस पे लग जाएगा। जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल। बी जो है वो तीसरे पे है, पॉपुलेशन डे आपका 1 जुलाई। ओजोन डे 16 सितंबर। एड्स डे 1 दिसंबर। कुछ और मैं आपको डे बता रहा था जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि वाटर डे आपको याद रखना है, इसको आप लोग देख लोगे। वाटर डे के बाद अर्थ डे, सर इन्वायरमेंट डे वाटर, जो कि अर्थ और बायोडाइवर्सिटी तीनों का 22 ही है, मार्च अप्रैल में ऐसा। वाटर डे 22 22 मार्च, है। तो अर्थ डे 22 अप्रैल।
और बायोडाइवर्सिटी 22 मई और एनवायरनमेंट 5 जून। हाँ तीनों का 22 है डेट इसमें है। एनवायरमेंट का क्या है मैम? आज गूगल में जून। सर्च कर लेंगे ना। हाँ जी, तो ये सारे के सारे जैसे मैम ने बताया, तो आप याद रखने हैं आपको। बाकी अगर आपको हो सकता है कुछ अलग आ जाए और इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी जिन लोगों को ओजोन डे याद होगा उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें सारी चीजें पता हो, स्पेशली इन्वायरमेंट में मैं स्टार्टिंग से ही ये चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट्स फॉर मोर देन 2/3 ऑफ ग्लोबल वाटर कंजम्पशन। ग्लोबल जो वाटर कंजम्पशन है वो कौन सी मानव जनित गतिविधि की वजह से 2/3% हम वाटर का कंजम्पशन कर देते हैं। पहला है एग्रीकल्चर कृषि, दूसरा है हाइड्रो पावर जनरेशन, तीसरा है इंडस्ट्री, चौथा है डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल यूजेस। तो थोड़ा सा आप अगर अपना कॉमन सेंस यूज करते हो, लॉजिक यूज करते हो, तो इसका आप लोग बता दोगे। सर डी हो सकता है। हाँ जी, हाइड्रो पावर जनरेशन। लास्ट वन। हाँ जी, सर लास्ट लगा है। आपका जो हाइड्रो पावर जनरेशन में वाटर एक बार कंज्यूम दोबारा बताना इसको क्वेश्चन को। कौन सी मानव जनित की गतिविधि वर्ल्ड में हम जितना पानी का यूज होता है, कौन सी मानव जनित गतिविधि की वजह से 2/3 पानी का यूज हो जाता है। तो हाइड्रो पावर जनरेशन में आपका कोई भी पानी का यूज नहीं होता है, जस्ट एक रिवर पे डैम बना दिया जाता है, उस पानी को थोड़ी देर के लिए जमा रखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। वो पानी बाद में यूजेबल हो जाता है थोड़ी देर रिवर में आगे फ्लो होने के बाद। तो डोमेस्टिक वाला ही होगा, डी वाला, डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल यूज। डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल यूजेज। तो इसका आंसर है आपका एग्रीकल्चर। अब सबसे ज्यादा पानी एग्रीकल्चर में ही यूज होता है, क्योंकि रोज हम जो भी खाना खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसको ग्रो किया गया होगा। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पानी का कंजम्पशन होता है। जो आपका पंजाब में हमने पढ़ा था करंट अफेयर में कि पंजाब में ग्राउंड वाटर के लिए अब टैक्स लगने लगा है। पंजाब पहला स्टेट बन गया है ग्राउंड वाटर पे पैसे लेने वाला। वहां पे रीजन क्या है? एग्रीकल्चर ही मेन रीजन है। तो एग्रीकल्चर की वजह से ही सबसे ज्यादा पानी का कंजम्पशन होता है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडस्ट्री की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। सी होगा क्या सर? 4 ऑप्शन है, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फोम इंडस्ट्री एंड रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन यानी कि जो फ्रिज वगैरह। इंडस्ट्री एंड रेफ्रिजरेशन। हाँ सी। जी, हाँ जी। आपको मैंने बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जितने भी आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे ज्यादातर आपके रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन का प्राइमरी सोर्स कौन सा है? रन ऑफ अर्बन एरियाज, यानी कि जो भी अर्बन एरियाज हैं उनसे कुछ केमिकल रिसते हुए जाते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर का रन ऑफ वेस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर में हम जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं वो रिसते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट है सीवेज एफ्लुएंट, जो भी सीवेज है। और चौथा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट। तो ये तो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। प्राइमरी सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का आपका सीवेज एफ्लुएंट। ठीक है, और ये जो सीवेज एफ्लुएंट है ये ऑर्गेनिक पॉल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि सीवेज क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, ह्यूमन वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। अगर यहाँ पे आपका आ जाता इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन तो वहां पे आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आ जाता। फिर समझ आया?
जो आपकी वाटर, हाँ जी, आपका जो नदियों का प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है या फिर जो वाटर बॉडीज का प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है वो सीवेज की वजह से होता है। लेकिन सीवेज क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक यानी कि ह्यूमन वेस्ट है तो ऑर्गेनिक है वो, जो कि डिग्रेड हो सकता है, सीवेज को डिग्रेड किया जा सकता है। तो सीवेज एक ऑर्गेनिक वेस्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता कि सबसे बड़ा इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन करने वाला सोर्स कौन है, तो वो हमारी इंडस्ट्रीज हैं। क्लियर हुआ? यस। हाँ जी। तो अगर नॉर्मल पॉल्यूशन आएगा कि सबसे बड़ा वाटर पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन किससे होता है, तो वहां पे भी आपको सीवेज करना है। सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन किस ऑर्गेनिक वेस्ट से होता है, तो वहां पे भी आपको सीवेज करना है। और अगर सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन किस इनऑर्गेनिक वेस्ट से होता है, तो वहां पे आप क्या करोगे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई हैं। कौन सी गैसेस सबसे कम टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहती है? ए है क्या सर? नहीं, ए का मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताई थी। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की लाइफ सबसे ज्यादा होती है इन्वायरमेंट में। अगर क्वेश्चन ये आता कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर में बनी हुई रहती है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमने पढ़ा था ना कि एक बार जो रिलीज हो गया वो इन्वायरमेंट में ही रहेगा। यस यस सर। हाँ जी। CO2। सबसे शॉर्ट टाइम के लिए कौन सी गैस रहती है? मीथेन है इसका सर। आंसर है आपका मीथेन। ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मीथेन का जो स्ट्रक्चर है CH4 है और बहुत जल्दी ये रिएक्ट करके फिर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देती है। तो दो चीजें आपने ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा टाइम तक कौन सी गैस रहती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सबसे कम टाइम तक रहती है मीथेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए UN में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम टेम्परेचर को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। अब वो लिमिट कितनी डिसाइड की थी उन्होंने? 1.5 to 2. 1.5 to. हाँ जी, हाँ जी, उनका था कि 2 से ज्यादा हमने नहीं बढ़ने देना है और लगभग 1.5 के आसपास हमने लेके आनी है उस लिमिट को। कौन सी प्रोटोकॉल थी ये? कौन सा एग्रीमेंट था? आपको रिवाइज करना है ये सारा का सारा, क्योंकि इन्वायरमेंट में वैसे ही कुछ क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, कुछ आपको याद नहीं रहेंगे। सर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, ये अभी लेटेस्ट प्रोटोकॉल है आपकी पेरिस एग्रीमेंट। 2 प्रोटोकॉल हुए हैं ना आपके अभी हाल में, एक है पेरिस एग्रीमेंट और दूसरा पेरिस एग्रीमेंट से एक और पहले क्योटो प्रोटोकॉल। तो पेरिस एग्रीमेंट में उन्होंने फिक्स किया था ना कि वो क्लाइमेट चेंज को 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। आप लोग अपने नोट्स खोलिए, जहाँ पे हमने पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा था वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी। और 2020 का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि CO2 के जो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है उसको 20% तक कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी को 20% से बढ़ाना और जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसे 20% से बढ़ाना। तो ये जितने प्रोटोकॉल मैंने आपको कराए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपके पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो अर्थ समिट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है
वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है। सर थोड़ा सा दिखाइए ना, मतलब उस क्वेश्चन को भी। ये वाला क्वेश्चन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। यस सर। हाँ जी, इसकी आपको पीडीएफ में अभी जस्ट क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, तो वो बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हाँ जी, उसमें आंसर भी होंगे सर? हाँ जी, हाँ जी, वो मैं आपको आंसर मार्क करके फिर शेयर कर दूंगा। ठीक सर, थैंक्स। इसका सर आंसर क्या है सर? में भेजना प्लीज, एवरी ग्रुप। होम अफेयर। हाँ जी, इसका आंसर है होम अफेयर्स, जिन्हें हम गृह मंत्रालय कहते हैं। ओके ठीक सर है, एक बार लास्ट 2020 वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए जो आपने पेरिस 2020 एग्रीमेंट। वाला हमने जब पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा था उस टाइम पे कवर किया था कि जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है वो 2020 की बात करता है। पहला 20 है कि 20% तक कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल करना। दूसरा 20 है कि 20% तक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी, दोनों ही चीजों में क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। तीसरा 20 था एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। एनर्जी एफिशिएंसी होती है जितनी हम एनर्जी हमारे पास है हम उसका कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, यानी कि कितना हम कम वेस्टेज के साथ एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं। तो तीसरे 20 का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। तो ये 3 20 है। 20% को बढ़ाना, ऐसा कुछ है? हाँ जी, 20% बढ़ाना ऊर्जा दक्षता को, ऐसा? हाँ जी, ऊर्जा दक्षता 20% बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को 20% कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी 20% बढ़ाना। तो इनका आप लोग रिवाइज कर लोगे, प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक बार मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एक बार आप इसे भी पढ़ लोगे तो फिर हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। तो आज की क्लास हिंदी में भी होगी पीडीएफ? हिंदी में तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा हिंदी में, अगर मुझे प्रीवियस ईयर की मिल जाती है तो वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी मैं इंग्लिश की कर दूंगा जस्ट क्लास के बाद। ओके, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। जो अभी Thank you, रिमेनिंग sir. सेक्शंस थे ना वो सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे ना, जो अभी कंप्लीट नहीं हुए थे? हाँ जी, लगभग इसमें 60 to 70 क्वेश्चन है। अच्छा सर, विद आंसर्स दे दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर प्लीज हर ग्रुप में भेज देना पीडीएफ, कोई सब ग्रुप में नहीं आता है। ओके, मैं अभी एक ही ग्रुप में हूँ, मैं उसमें शेयर कर दूंगा, बाकी ओके वो आपको सेंड कर दूंगा।